मुझे आज भी वो बस का सफ़र याद है। अपने सीए के फर्स्ट मॉड्यूल का एग्ज़ाम देकर वापस घर आते हुए मेरे जहन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि जो 3 पेपर्स मैंने दिए, क्या मैंने वाकई अपनी पूरी कोशिश की। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, कि मेरी क्लास के ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स जो मुझसे कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड थे इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, और मैं जिसके कॉलेज में 60% मार्क्स तक नहीं थे, जिसके पास फीस के पैसे नहीं थे, पास हो जाऊंगा पहली ही बार में। और इसकी वजह इंटेलिजेंस नहीं थी, सिर्फ कुछ मेथड्स जो मैंने खुद प्रेशर में बनाए और जिन्हें आज लर्निंग साइंस भी सही कहती है। वो 3 मेथड्स मैं आज आपसे शेयर करूंगा। ये मेरा पहला प्रोफेशनल एग्जाम था, पाकिस्तान की सबसे मुश्किल क्वालिफिकेशन का, और जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा था मुझे ज़रा से भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये कर सकूंगा। फिर भी उस बस में मैंने अपने आप से सिर्फ एक बात कही कि जितनी मेहनत इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए थी, जो कुछ मेरे बस में था वो मैंने किया। जो टीचर्स ने सिखाया उसे मैंने पूरे इंसाफ से पढ़ा, अपनी रिविजन्स की, अपने टेस्ट बार बार दिए, और जहाँ गलतियाँ थी उन्हें मैंने ठीक किया। और इस बात से मेरा दिल अजीब तरह से मुतमईन हो गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि कोशिश मेरे हाथ में थी और वो मैंने पूरी कर दी, मगर रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं। मैं वो स्टूडेंट्स था जो सीए में डायरेक्ट एडमिशन ले ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स तक नहीं थे, जिसे पहले एक प्री एंट्री टेस्ट देना पड़ा जो पास करके सीए में दाखिल हुआ, जिसे अपने आप पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसका कोई ऐसा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं था, जिसने कॉलेज से 50% का डिस्काउंट इस शर्त पर लिया था कि अगर वो हर मॉड्यूल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेगा तो ही उसका डिस्काउंट कंटिन्यू होगा। और फर्स्ट मॉड्यूल की 50% फीस भी उधार पर थी। प्रेशर प्लस नो कॉन्फिडेंस, एक भी मॉड्यूल फेल तो सीए से आउट। और जब रिजल्ट आया तो पास, ना सिर्फ मॉड्यूल ए कम्प्लीटली बल्कि कंटिन्यूसली सीए इंटर के ऑल 4 मॉड्यूल्स ABCD सब फर्स्ट अटेम्प्ट में, जबकि मेरी क्लास में ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स फेल हुए या पीछे रह गए। और ये वो स्टूडेंट्स थे जिनका बैकग्राउंड मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर था। ज़्यादातर लोग प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल या OA लेवल के स्टूडेंट्स थे, जो बस थोड़े से कम मार्क्स की वजह से इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज से रह गए थे। और सीए में इतने लोगों का फेल होकर छोड़ देना एक आम सी बात समझी जाती थी। जैसे जैसे मैं पास करता गया, लोगों ने कहा कि बड़े इंटेलिजेंट हो, और मैं उन्हें यही समझाता रहा कि भाई मैं इंटेलिजेंट नहीं, मेहनती हूँ, मेरे पास कुछ अपने बनाए हुए मेथड्स हैं। और बाद में मैंने जब उन पर रिसर्च की तो पता चला कि ये तो वाकई एक साइंस है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई जीनियस हो। तो ये रहे वो 3 मेथड्स जो मैंने इस्तेमाल किए, और उनके पीछे क्या साइंस है, चले एक एक करके डिस्कस करते हैं। In 2013, a major review published in Psychological Science, जिसमें 10 most popular study techniques टेस्ट की गई। It rated only 2 of them as genuinely high impact, और इत्तफाक ये है कि मेरी पूरी स्ट्रेटेजी उन्हीं 2 पर बेस करती थी। मेथड 1, टेस्टिंग रेपिटेटिवली। मेरे कॉलेज में टेस्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लिए जाते थे। हर हफ्ते एक टेस्ट लाजमी हुआ करता था, और जब कोई चैप्टर ख़त्म होता उसका एक टेस्ट ज़रूर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोशिश ये करते थे कि वो टेस्ट ना दें या सर को कहें कि टेस्ट ना लें, लेकिन मैं इसके बरक्स करता था। मैं इनकरेज करता था कि टेस्ट लिया जाए। मैं टीचर को कहता था कि ज़रूर टेस्ट लें, क्योंकि अगर वो टेस्ट नहीं लेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता था कि टेस्ट वाले दिन अवेलेबल हूँ और टेस्ट के लिए अच्छी प्रेप करूँ। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था, मुझे अपनी गलती पता चलती थी, और ये क्लियर होता था कि नॉलेज मैंने कितना रिटेन किया और जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने सही से अंडरस्टैंड किए कि नहीं। ये मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता था। जब मैं अपना टेस्ट देखता, उसमें जो मार्क्स आते उनसे ज़्यादा मैं ये देखता कि मैंने कहाँ गलती की है, क्या फेलियर था मेरा, और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। इससे मुझे एक क्विक फीडबैक मिलता था जो मुझे कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करता गया। और जब मैंने इसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इवेल्युएट किया तो पता चला कि साइंस में भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है। जो स्टूडेंट्स टेस्ट देते रहे उनकी नॉलेज का रिटेंशन 1 हफ्ते बाद 80% था, जबकि जिन्होंने सिर्फ बार बार मेमोराइज किया उनका सिर्फ 34%। मेथड 2, सब्जेक्ट्स इंटरलीविंग। ये मेरी एक रूटीन थी जो मेरे लिए बहुत अच्छी रही। हमारे वक्त में सीए का एग्जाम ऐसे था कि आप एक साथ पूरा मॉड्यूल अटेम्प्ट करते थे, 3 या 4 पेपर्स एक साथ, तो आपके पास हमेशा 2-3 सब्जेक्ट साथ साथ चल रहे होते थे। आजकल सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया, स्टूडेंट्स को चॉइस मिलती है कि एक पेपर एक वक्त में दे, लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आपके पास कम से कम 2 सब्जेक्ट साथ साथ चलने चाहिए, और अगर उनका कम्बिनेशन कैलकुलेटिव और थ्योरेटिकल हो तो और भी बेहतर है। मेरे हर सीए मॉड्यूल में कोई ना कोई कैलकुलेटिव सब्जेक्ट ज़रूर होता था, कॉस्टिंग या अकाउंटिंग। और कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स में आप मेमोराइज नहीं कर सकते, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने पड़ते हैं, और जब आप ये करते हो तो कॉन्फिडेंस आता है कि आप सही कर रहे हो और आपने ठीक समझा है। लेकिन ये कैलकुलेटिव काम थकाने वाले भी होते थे, क्योंकि बैठकर स्पीड से लिखना पड़ता था। तो जब मैं लिख लिख कर थक जाता, अपने दिमाग को फ्रेश पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं स्विच ओवर कर लेता। आराम से लेट कर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बुक उठाता, जैसे लॉ या ऑडिट, और उसे पढ़ना शुरू कर देता।
इससे दो फायदे हुए, लिखने वाली थकावट उतर जाती और दिमाग को रेस्ट मिलता और मैं एक बिल्कुल अलग अंदाज वाले सब्जेक्ट पर चला जाता। ये एक छोटी ब्रेक भी थी और एक नए सब्जेक्ट की स्टडी भी, दोनों एक साथ। इसी मिक्स और स्विच वाली अप्रोच ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस वक्त मुझे इसका नाम नहीं पता था, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि साइंस इसको इंटरलीविंग कहती है, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स को बदल बदल कर पढ़ना। स्टडीज ऑन इंटरलीविंग शो इट हेल्प्स मोर फॉर कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स देन फॉर प्योर कैलकुलेशन। मतलब ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है, कैलकुलेटिव वंस के लिए उतना नहीं। लेकिन ओवरऑल ये एक प्रूवन तरीका है और आज के एग्जाम जो सिर्फ रट्टा नहीं बल्कि एप्लीकेशन मांगते हैं, उनमें ये और भी काम आता है। मेथड 3, ब्रेक्स एंड रिवॉर्ड्स। ये मेथड मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरा हमेशा से एक तरीका था कि मैं खुद को छोटी छोटी ब्रेक्स देता रहता। मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ब्रेन का एक ऑप्टिमम लेवल होता है, जब वो लेवल पहुंच जाए उसके बाद आप जो मर्जी पढ़ते रहो। आप बस अपने ब्रेन पर डंप कर रहे हो, ना आपको समझ आ रहा होता है ना आप कुछ रिटेन कर रहे होते हो। इसलिए खुद को ब्रेक्स देना जरूरी है। 15-20 मिनट की ब्रेक, कोई फन काम करो, कुछ खा लो, कोई प्रोग्राम देखो, थोड़ी चिट चैट कर लो, वॉक करो, स्ट्रेच करो, कुछ भी, ताकि आपके ब्रेन उस ऑप्टिमम लेवल से नीचे आ जाए और जब आप दोबारा स्टडी करने बैठो तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश फील करे। नमाज की ब्रेक तो बीच में लेनी ही होती थी, खाने की भी, लेकिन इसके अलावा जब मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा होता तो पहले अपना एक टारगेट सेट करता और जब वो टारगेट अचीव होता तो उस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करता। सेलिब्रेट करने के लिए मैं खुद को एक रिवॉर्ड देता, कुछ अच्छा खा लेना, कोई आइसक्रीम, कोई पुडिंग या कोई छोटा सा टीवी सीरियल देख लेना। इसी टारगेट और रिवॉर्ड वाले सिस्टम से मुझे बहुत सपोर्ट मिली, क्योंकि इससे पढ़ने का एक चार्म बना रहता, मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता रहता और मेरी एनर्जी भी ड्रॉप नहीं होती। ये एक लूप की तरह चलती रहती। और जब कोई बड़ा टारगेट अचीव करता तो मैं पूरी एक मूवी देख लेता। सच बताऊं तो जितनी मूवीज मैंने सीए के दौरान देखी उतनी ना उससे पहले कभी देखी हो ना बाद में। और खासकर एग्जाम से 1 महीना पहले जब कॉलेज से छुट्टी हो जाती और सारे सिलेबस की रिवीजन करनी होती थी, उस वक्त मैं ये टारगेट और रिवॉर्ड वाला सिस्टम और भी एग्रेसिवली चलाता था और इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जिसे मैं ऑप्टिमम लेवल कह रहा था, साइंस उसको कॉग्निटिव फटीग कहती है। एक पॉइंट के बाद दिमाग नया मटेरियल लेना कम कर देता है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। An NIH study found that during short waking rest breaks, the brain replaces what you just practiced and consolidates it into a memory. And these rest gains were several times greater than overnight sleep-based consolidation. मतलब ब्रेक सिर्फ आराम नहीं, उसी ब्रेक में आपका दिमाग नया सीखा हुआ मटेरियल लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर रहा होता है। Across more than 300 experiments, spreading study out over time beats cramming almost every time. इसलिए ब्रेक्स देकर कई सेशंस में बांट कर पढ़ना, जिसको स्पेसिंग कहते हैं, एक साथ क्रैम करने से बेहतर है। और टारगेट रिवॉर्ड लूप एक मोटिवेशन सिस्टम है, मेमोरी टेक्निक नहीं, लेकिन वही चीज थी जो मुझे कंसिस्टेंटली चलाती रही। अब एक बात जो मुझे सालों बाद समझ आई, जो ये तीनों मेथड्स को आपस में जोड़ती है। गौर करें, टेस्टिंग हो, अपनी गलतियों से सीखना हो, सब्जेक्ट्स को मिक्स करना हो या थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, ये सारे तरीके बार बार पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, ज़्यादा मेहनत मांगते हैं। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि जो आसान लगता है, जैसे क्रैमिंग कर लेना, बार बार पढ़ लेना या हाईलाइट करना, उससे लगता है कि काम हो रहा है, हालांकि असल लर्निंग उस मुश्किल वाले तरीके में होती है। दिस इज कॉल्ड मिस इंटरप्रेटेड एफर्ट इफेक्ट। A 2019 study found the strategies that feel harder actually produce better retention, but people judge them as worse and avoid them. मतलब अगर कोई तरीका मुश्किल लग रहा है, अक्सर वही सही होता है। मेरी क्लास ने भी वही आसान रास्ता चुना और पीछे रह गए। मैंने मुश्किल रास्ता चुना और निकल गया। और एक आखिरी चीज़, लेकिन ये कोई स्टडी टेक्निक नहीं, सिर्फ एक माइंडसेट है। मैं अपना मुकाबला पूरी क्लास से नहीं करता, सिर्फ उन 1 या 2 सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स से जो क्लास में टॉप करते थे। इससे मुझे प्रेशर तो मिलता था, लेकिन जलन नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन। साइंस इसको कोई मेथड नहीं कहती, ये बस वो चीज़ थी जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट रखती थी। तो अगर आज आप कोई मुश्किल एग्जाम दे रहे हो और दिल में कहीं ये छुपा सवाल है कि शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं, तो एक लम्हे के लिए रुको। आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं, आपको सही मेथड्स की ज़रूरत है। खुद को टेस्ट करो, अपनी गलती ढूंढो, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ो और सब्जेक्ट्स को मिक्स करो, और बाकी जो आपके हाथ में नहीं उस पर ठंड रखो, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो करो। फिर रिजल्ट जो भी हो, आपके पास कम से कम ये तसल्ली ज़रूर होनी चाहिए कि आपने अपनी पूरी कोशिश की। यही वो मेथड्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। फॉर मोर सच प्रैक्टिकल वीडियोस सब्सक्राइब। नीचे एक फ्री स्टडी मेथड चीट शीट भी रखी है, उठा लो।